नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में बात करने वाली हूँ और डिस्कस करने वाली हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम यूजुअली यंग गर्ल्स में पाई जाती है और ये जैसे बॉडी में एक्सेस इंसुलिन, एक्सेस मेल हॉर्मोन्स इसके लिए होता है। और जो एग्जैक्ट कॉज है या तो जेनेटिक है या बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है या पुअर लाइफस्टाइल, डाइट, लो एक्सरसाइज लेवल्स, इसके लिए भी हो सकता है। अभी इसका जो सिम्टम है, इसमें डिलेड पीरियड्स हो सकती हैं, बॉडी में हेयर हो सकती हैं ज्यादा, इरेगुलर पीरियड्स हो सकती हैं, मूड चेंजेस हो सकती हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इट प्रेजेंट्स इन डिफरेंट वेज। अब ऑलमोस्ट जो 10% विमेन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, पर इसकी डायग्नोसिस ठीक से काफी हद तक नहीं हो पाती है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट होते हैं। सिम्टम्स काफी डिफरेंट हो सकते हैं। इंडिया में पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज वेरी कॉमन। साउथ ईस्ट एशिया जो बेल्ट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ सिवियर मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है, जिसमें हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, ओबेसिटी, लेटर ऑन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब भी एसोसिएटेड होती हैं। नॉट इन ऑल केसेस, बट हाँ हो सकती हैं। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद पॉलीसिस्टिक ओवरीज ये सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है। अभी तक जो रिसेंटली डायग्नोसिस होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको 3 सिम्टम या ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड थी। एक है पीरियड्स का प्रॉब्लम, या तो नहीं आना, या इरेगुलर होना, या जो बॉडी में एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन के फीचर्स है, हेयर ग्रोथ ज्यादा होना, या सामने के हिस्से में बॉल्डिंग हो जाना, मेल बॉल्डिंग पैटर्न हो जाना, या एक्ने हो जाना, फेस में जो ज्यादा पिंपल्स, ये सब बॉडी में ज्यादा मेल हॉर्मोन्स की मात्रा के लिए होती है। नाउ इवन विमेन, लेडीज में भी लो अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हमेशा होता है, मेल हार्मोन, पर ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज में कई हद तक लेवल्स बढ़ जाती है। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में की पॉलीसिस्टिक मॉर्फोलॉजी। तो ये तीनों में से अगर कोई भी 2 क्राइटेरिया आ जाती थी, इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में डायग्नोसिस हो जाता था। अब वेरी रिसेंटली 2018-19 से और भी ग्रुप्स बैठ के एक और इंटरनेशनल कंसेंसस में आए हैं। अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, फिर सेंट्रल ग्रुप, रिसर्च ग्रुप फॉर पीसीओ, इन्होंने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उन्होंने बोला है कि या तो इरेगुलर पीरियड्स या बॉडी में इंक्रीज्ड हेयर, हाइपर एंड्रोजनिज्म, टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों जब हो जाएंगे, दिस एंड दैट, then you can diagnose polycystic ovaries, ovarian syndrome. बट अगर बॉडी में कोई हेयर एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब क्लिनिकली कोई एक्सेस हॉर्मोन्स का नहीं है, तो यू कैन डू ब्लड टेस्ट टू सी कि बॉडी में जो ब्लड लेवल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई है या नहीं। और अगर सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स है या इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के इंडिकेशन है, तब अल्ट्रासाउंड करके उसको डायग्नोसिस में ले आ सकते हैं। ऑफ कोर्स जो दूसरे हार्मोनल प्रॉब्लम्स है जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, कुशिंग सिंड्रोम, एड्रिनल ट्यूमर्स, ये सब को भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है।
अब जब हम सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स के डायग्नोसिस में आते हैं, एनी पीरियड दैट इज लेस देन 21 days और मोर देन 35 days, और इफ यू आर गेटिंग लेस देन 8 periods इन अ ईयर, 8 पीरियड साल में, रेगुलर साइकिल्स 12 होते हैं, तो अगर 8 हो जाएंगे तो इसको इरेगुलर पीरियड के क्राइटेरिया में हम लोग नॉर्मल अडल्ट वुमेन में ये कंसिडर करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो फाइंडिंग्स होती है, फर्स्टली तो इट हैज टू बी डन बाय ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से पॉलिसिस्टिक ओवरीज का डायग्नोसिस यूजुअली नहीं होता है, एंड इट हैज टू बी डन बाय ट्रांसवेजाइनल प्रोब इन मैरिड वुमेन। और इसमें जो है, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है कि ईच ओवरी में 20 स्मॉल फॉलिकल्स लेस देन 10 mm की होनी चाहिए। तो इंडियन क्राइटेरिया में मेनी क्लिनिशियंस फील कि 20 इन ईच ओवरी में बी a bit too high, about 12 or 15 in each ovary. ये एक consensus अभी तक we have not been, but perhaps that is what is there for Indian ladies. नाउ AMH लेवल जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है, नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व, लेस ओवेरियन रिजर्व, हाई ओवेरियन रिजर्व, इट इज एन इंडिकेटर। ये इंडिकेट कर सकता है कि 3 nanogram/ml के ऊपर पीसीओ की ओर ही जाते हैं, बट इट इज नॉट डायग्नोस्टिक। यू कैन नॉट से कि जस्ट सिर्फ अगर 5 nanogram/ml है सो डेफिनेटली पॉलिसिस्टिक ओवरीज है। यू हैव टू रूल आउट अदर causes as well, do your clinical कि periods कैसे हैं और कोई feature है या नहीं, and all that. अब जब हम irregular periods we have seen, ultrasound we have seen, अब जब clinical hyperandrogenism में जाते हैं तो इसमें जो है एक्ने का या तो फेस में पिंपल्स एक्स्ट्रा, या बॉल्डिंग, या एक्स्ट्रा हेयर ऑल ओवर द बॉडी, ये सब डायग्नोसिस करते हैं। काफी सारे स्केल्स होते हैं, फेरिमन गैलेवे, लुडविग विजुअल स्कोर फॉर एलोपेशिया, ये सब यूज करके हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म डायग्नोसिस करते हैं। जब क्लिनिकली नहीं है, जब आंखों में नहीं दिख रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा है लेडी का, तब पर डाउट है, तब ब्लड टेस्ट से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो तब ब्लड टेस्ट में हमें टेस्टोस्टेरोन, फ्री एंड्रोजन इंडेक्स, ये सब वी हैव टू फाइंड आउट। राइट नाउ ये भी जानना जरूरी है कि जो साउथ ईस्ट एशियन पॉलिसिस्टिक पिक्चर है, जैसे जापान या कोरिया, जो ईस्ट एशियन है उसमें इट इज माइल्डर, और जो कॉकेशियन में है उसमें भी माइल्ड है, पर जो हिस्पैनिक है, मिडिल ईस्टर्न है, मेडिटेरेनियन है, अफ्रीकन है, उसमें इट इज हायर। दैट मीन्स सिम्टम्स आर मोर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज मोर, so it varies according to the ethnicity. तो अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसिस्टिक ओवरीज में है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, योर हैबिट्स, योर ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, हाउ एक्टिव यू आर, ये सब चेंज करना और ऑप्टिमम रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें ये है कि यू हैव टू लूज एटलीस्ट, इफ यू आर ओवरवेट, 5 to 10% of your existing body weight. Now, many polycystic ovarian ladies are overweight, और उनका एक्सरसाइज करके, राइट अमाउंट ऑफ डाइट करके, और स्मार्ट वे ऑफ गोल सेटिंग और सेल्फ मॉनिटरिंग। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। मतलब यू कांट से कि भाई आप 20 kilos लूज करके आइए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आप, यू आर 80 kilos, 5% will be about 6-7 kilos roughly. So you have specific, you have measured it, it is achievable, it is realistic, and you can say I give you 2 months, timely. So lifestyle intervention should be smartly dealt with. फिर है behavioral strategy कि why you are you depressed, why are you binge eating, why are you having sweet cravings,
व्हाई आर यू स्नैकिंग ऑल द टाइम? तो ये सारे चीजें कॉग्निटिव थेरेपी, अंडरस्टैंडिंग, एंजाइटी को कंट्रोल करके, काम करके, सो बिहेवियरल स्ट्रेटजीज है। फिर डाइटरी इंटरवेंशन में यूजुअली कोई फिक्स डाइट नहीं है, because everybody has a different cultural pattern of eating. Even in our country, North India में डाइट अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है. So you and nothing fits everyone. But generally, if you say कि आप roughly 1200 to 1500 calorie diet में रहिए, so you can go into an energy deficit. So for this, initially you may need some nutrition planning and then you need to follow that. But usually जो देखा गया है कि if you increase your fruits, vegetables, and your exercise levels, then weight loss is a definitive end result. एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसमें ये है कि जैसे अबाउट 4 hours in a week of moderate intensity exercise, jogging, weightlifting, strength training, moderate intensity होना चाहिए. Fast walking 4 hours a week regularly at least. This will give you the enough metabolic drive to start burning the fat. फिर इसके बाद once you've done all this, अपना cognitive treatment, अपना stress management, अपना diet control, अपना lifestyle, हमेशा बैठे नहीं रहना है, टीवी, फोन, एडिक्शन, इट्स मल्टीफैक्टोरियल. अपने आप को और एक्टिव करना है, हर एक एक घंटे में उठना है, 5 minutes वॉक करना है, लेट नाइट बिंज वॉचिंग, ये सारा कुछ आजकल लाइफस्टाइल हो गया है. सो यू हैव टू रियली इंट्रोस्पेक्ट. वंस यू वो सब हो गया है, अभी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, क्योंकि काफी हद तक ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. हर किसी को नहीं आती है. मेजॉरिटी कैन कंसीव विथ माइल्ड इंटरवेंशन. तो लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है? लाइफस्टाइल वी हैव डेल्ट विथ, मेडिसिन होती हैं, फिर मेडिसिन का टैबलेट्स होता है, इंजेक्शंस होती हैं, लैप्रोस्कोपी सर्जरी हो सकता है, आईयूआई एंड आईवीएफ. अब मेडिसिन में है कि एक तो सारा जो इम्बैलेंसेस है उसको मैनेज करना. तो जैसे मेटफॉर्मिन है, इट रिड्यूसेस हाइपर इंसुलिनीमिया. सिमिलरली मायोइनोसिटोल, वो भी हाइपर इंसुलिनीमिया को टारगेट करता है. ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स, मतलब एग्स तो हैं पर वो ग्रो नहीं कर रही हैं, वो मैच्योर नहीं हो रही है, तो लेट्रोजोल, डोज एडजस्ट करना पड़ता है. क्लोमिफिन सिट्रेट, लेट्रोजोल 2.55, क्लोमिफिन सिट्रेट 50, 100, ये सब कुछ एक मेडिकल मैनेजमेंट में आता है. फिर जब इससे नहीं होता है तब इंजेक्शंस की ओर जाते हैं. इंजेक्शंस में जरूरी है कि मल्टीपल फॉलिकल फॉर्मेशन ना हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो, और कई बार देर आर वेरी रेजिस्टेंट पॉलिसिस्टिक, कभी कभी जो कि किसी भी मेडिसिन से, इंजेक्शन से यूनिफॉलिकुलर, एक फॉलिकल या 2 फॉलिकुलर रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, या तो रेस्पॉन्स हो ही नहीं रहा है या टू मच हो रहा है, तब उनको आईवीएफ की ओर ले जाना. सो इट्स काइंड ऑफ एन आर्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन से पॉलिसिस्टिक पेशेंट को कौन सा मेडिसिन देना चाहिए और कब देना चाहिए और कितनी देर के लिए देना चाहिए. लैप्रोस्कोपी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल है, स्पेशली यंग पेशेंट्स, जबकि ड्यूरेशन कम है, स्पर्म फैक्टर भी ठीक है. तो ये जो ओवरीज है उसमें हम ड्रिल कर सकते हैं लेजर से, कॉटरी से. इससे जो इंटरनल एंड्रोजन एक्सेस है वो कम हो जाता है और स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन कैन इंक्रीज. रेजिस्टेंट पॉलिसिस्टिक ओवरीज बिकम बेटर. तो फिर ट्यूब्स को भी वॉशिंग, क्लीनिंग, माइनर प्रॉब्लम्स है तो करेक्ट कर सकते हैं. यूट्रस को भी वॉशिंग, क्लीनिंग, माइनर प्रॉब्लम, सेप्टम एक्सेट्रा
can be treated. So laparoscopy, according to me, in young patients with less duration has a huge beneficial effect. There have been many patients जिनको हम लोगों ने laparoscopy करके medicine दिया है polycystic ovaries में, younger patients, and they have got the benefit. इसकी advantage है कि ये one time है, इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसीज कम होते हैं, दवाइयां इंजेक्शन कम लगती है। इसका जो नेगेटिव है कि एक सर्जरी है और इनहेरेंट सर्जरीज के जो रिस्क हैं वो है। नाउ नेक्स्ट इज आईयूआई और आईवीएफ। आईयूआई में जबकि एनोवुलेशन है तो यू आर मॉनिटरिंग कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे, कब बन रहे, रप्चर हो रहे हैं। तब अगर स्पर्म वॉश करके इंसेमिनेट कर देते हैं तो नेचुरल से हल्का सा ज्यादा चांसेस हैं, स्पेशली जब माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर, स्पर्म मोटिलिटी, काउंट एक्सेट्रा भी प्रॉब्लम्स है, तब आईयूआई से फायदा हो सकता है। And it can be indicated for 3 to 4 cycle again in young patients. Then finally IVF. IVF for polycystic ovaries, specific indications है. Age is on the higher side. Long treatment हो चुका है, no result. IUIs हो चुके हैं, medicines हो गए, injections हो गए, result नहीं आ रहा है. ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, स्पर्म फैक्टर में प्रॉब्लम है, तब वेट नहीं करके आईवीएफ विद प्लस माइनस आईसीएसआई, ये इक्सी जो कि मेल फैक्टर के लिए होता है, वी मस्ट डू इट। और इसमें जो है द स्टेप्स आर इंजेक्शंस देना, एग्स निकालना, जो कि अंदर मैच्योर नहीं हो रहे उनको बाहर मैच्योर करना, जो कि अंदर फर्टिलाइज नहीं हो रहे बाहर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के इंस्टिल करना। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरियस स्टेप्स and it is a journey and you have to go step by step, and हमेशा ये देखना है कि ये नहीं कि हर पॉलीसिस्टिक को सेम ट्रीटमेंट दे के प्रेगनेंसी हो सकता है। हर पेशेंट, हर कपल स्पेसिफिक होता है और ईच कपल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। So finally, polycystic ovaries is a multidisciplinary treatment. उसमें हमें hyperandrogenism, fertility counseling, nutrition counseling, exercise planning, lifestyle support, psychological support, ये सब करके finally we should get the good result. So thank you very much, and इसके बाद भी if you have any questions, we are happy to answer. आप comment section में दे सकते हैं. So let's meet again with our next video. Goodbye for now.